Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is lecture number 4 on the proteins, and today the topic for discussion is structure of protein. प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। बेटा एनुअल एग्जाम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एनुअल एग्जाम में जो मेन चीज पूछी जाएगी आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और एमसीक्यूज इस टॉपिक में से एक ही बनता है। एनुअल एग्जाम की बात करें तो 3 बनते हैं। उसके बाद अगर हम बेटा बात करें जनरल साइंस के अंदर, तो जनरल साइंस यानी कि हमारा कौन सा साइंस है, एमटी कैड वाला, उसमें बॉन्ड्स के ऊपर बनेंगे। बॉन्ड्स के ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोमिनेंट बॉन्ड कौन सा है, सेकेंडरी में कौन सा होता है, सेकेंडरी में प्रोमिनेंट बॉन्ड कौन सा है और वैसे बॉन्ड कौन सा है। और फिर टर्शरी की बात करेंगे, टर्शरी में वैसे बॉन्ड कौन से हैं और प्रोमिनेंट बॉन्ड कौन सा है, और ऐसे क्वार्टरली की तरफ चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको 2 चीजों के बारे में बताएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, 2 चीजों के बारे में। पहली बात बेटा ये आपको बताएगा उसकी शेप के बारे में, किसके बारे में, शेप के बारे में। और दूसरी चीज बेटा क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होते हैं उनको नाम क्या देते हैं, अमीनो एसिड। तो बेटा ये हमें किस चीज को एक्सप्लेन करके देगा, ये बताएगा कि एक प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं और उन अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है बेटा वो कौन सी होती है। तो ये 2 चीजें बताएगा आपको, नंबर ऑफ अमीनो एसिड और अरेंजमेंट भी बताएगा। ओके, अब 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, उनमें से हम बेटा पहला स्ट्रक्चर आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको किस चीज के बारे में बताएगा। देखिए प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, सिंपल। तो इसका मतलब प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम आपसे पूछेंगे कौन कौन से वो प्रोटीन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को, जिनके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। अब यहाँ पे बेटा चीजें नोट करने वाली हैं। देखिए मुझे बताइए प्रोटीन जो है वो कहाँ पे बनती है, किस ऑर्गेनेल में प्रोटीन बनती है, राइबोसोम में। कहाँ बनती है, राइबोसोम के अंदर। अब राइबोसोम में जब प्रोटीन बनती है तो राइबोसोम में कितने यूनिट्स हम आपको पढ़ाए थे, 2। कौन कौन से, इनमें से कौन सा वो सब यूनिट है जो एंजाइम्स के तौर पे काम नहीं करता, स्मॉल सब यूनिट। बेटा जब प्रोटीन राइबोसोम से बनके निकलेगी उसमें स्ट्रक्चर कौन सा पाया जाएगा, आपने क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आई बात। तो सबसे पहला जो प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर होता है, कोई भी प्रोटीन जो बन रही है बेटा उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर वो बात की बात है, कुछ प्रोटीन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर बाद में चेंज हो जाएगा सेकेंडरी में, टर्शरी में और क्वार्टरली के अंदर, लेकिन सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखा जाएगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मेरी स्टेटमेंट सुनिए, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कौन सी वो प्रोटीन है जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या सभी प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सभी प्रोटीन में होता है, सही है। देखिए पाया जाने का मतलब ये है कि कौन सी, क्या सभी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली होती है, नहीं। आपने पढ़ा है ना, एंजाइम्स आर डैश प्रोटीन, ग्लोबुलर। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोटीन के अंदर कुछ वक्त के लिए एक स्ट्रक्चर लाजमी देखा जाता है, उसका नाम क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेटा हम क्यों नहीं कह रहे बाकी हर प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा जाता है, क्यों, तो बेटा कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही रखती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन सेकेंडरी भी रखती है, वो टर्शियरी और क्वार्टरली नहीं रखती। जो प्राइमरी रखती है वो सेकेंडरी नहीं रखती, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर सब में कॉमनली होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेटा हम कहेंगे पहली बात इसके बारे में क्या रखेंगे कि अगर मैं बात करूँ सबसे सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने कहना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। नंबर 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो प्रोटीन का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बात की, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा, सीधे स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और तीसरी चीज बेटा अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपको 2 चीजों के बारे में बताएगा। नंबर 1 नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इन चीजों के बारे में बताएगा, 2 चीजों के बारे में। पहली चीज नंबर ऑफ अमीनो एसिड,
पहली चीज ये बताएगा अमाइनो एसिड के नंबर के बारे में, यानी कि एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं। दूसरा ये क्या बताएगा, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में। बेटा ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और एक मैं जनरल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, लेकिन बेटा काइंडली पेपर जब आप लिखेंगे उसके अंदर आप वो जनरल एग्जाम्पल इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझाने के लिए है। सुनिए, मेरे पास है एक प्रोटीन और ये बेटा उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधा है, तो इसी वजह से मैंने इसको क्या नाम दिया, लीनियर स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है प्रोटीन है तो ये किससे मिलकर बना होगा, अमाइनो एसिड से। तो बेटा ये इसमें मैंने अमाइनो एसिड मेंशन कर दिया, ये देखिए ये अमाइनो एसिड। और देखिए क्या ये स्ट्रक्चर आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बता देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अमाइनो एसिड है, 8। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बता रहा है, इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्या ये सीक्वेंस बताएगा, वैसे तो बेटा अमाइनो एसिड के डिफरेंट नेम होते हैं 20 तरह के, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, विलाइन, बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए 3 अमाइनो एसिड को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर तीन मेन पाए जाते हैं, जिनमें से 2 आपने पहले पढ़े हैं। एक का नाम क्या पढ़ा है आपने, ग्लाइसिन, दूसरे का नाम एलानाइन, और तीसरा बेटा हम चूज कर लेते हैं विलाइन। विलाइन हमने चूज कर लिया, समझ आ गया, 3 अमाइनो एसिड। अब देखिए पहले नंबर पे पाया गया ग्लाइसिन, फिर बेटा पाया गया एलानिन, फिर ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, एलानिन, एलानिन, विलाइन, ग्लाइसिन। अब देखिए क्या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको सीक्वेंस नहीं बता रहा। तो पहले नंबर पे अमाइनो एसिड कौन सा आ रहा है, ग्लाइसिन, दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, ग्लाइसिन, फिर कौन सा आ रहा है, ग्लाइसिन है दोबारा, फिर कौन सा आ रहा है, एलानिन, फिर कौन सा आ रहा है। तो बेटा क्या ये स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये पहली बात हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी बता रहा है और नंबर सेकेंडली हमें सीक्वेंस भी बता रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सादा हो, लीनियर हो, सीधा हो, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताए, उनके नंबर को बताए, उनके सीक्वेंस को बताए, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर सभी प्रोटीन में होता है, हाँ जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर सभी प्रोटीन में स्टार्टिंग में जरूर मौजूद होता है, लेकिन उसके बाद कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से आगे चेंज हो जाती है सेकेंडरी की तरफ, टर्शियरी और क्वार्टरी की तरफ। इज इट क्लियर। अब बेटा चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल काफी मजेदार है, देखिए। अब पहली बात बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है। मैंने आपको कहा था कि बॉन्ड के बारे में बताना बहुत जरूरी है आपको। बॉन्ड आपने कहना है कि जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉन्ड, ये सबसे प्रोमिनेंट बॉन्ड जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा देखा जाता है, तो आपने क्या नाम देना है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेटा वो इस स्टेज के अंदर या प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे एक प्रोमिनेंट बॉन्ड में कंसीडर किया जाता है। समझ में आ गई बात, ये आप याद रखेंगे कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। आई फील दैट मुझे मोबाइल की घंटी सुनाई दी है, इस बच्चे के पास सेल फोन तो नहीं है क्लास में, आर यू श्योर। बड़ा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता देते हैं। इंसुलिन का बुनियादी काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करना, कम करना। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। अब बेटा इंसुलिन एमसीक्यूज बनेगा, कौन सी वो प्रोटीन है जिसके स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार स्टडी किया गया था, नाम क्या है, इंसुलिन। नाम क्या होगा, इंसुलिन। समझ में आ गई बात। इंसुलिन हार्मोन होता है कि एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन है कि एंजाइम है, हार्मोन होता है। कौन सा हिस्सा रिलीज करता है बॉडी का, पैंक्रियाज। कौन सा हिस्सा रिलीज करेगा, पैंक्रियाज का कौन सा हिस्सा, एंडोक्राइन पोर्शन, एक्सोक्राइन पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन। कौन सा पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन। तो बेटा इंसुलिन जो है इसके ऊपर आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सबसे पहले काम किसने किया। आपने कहना है फ्रेडरिक सेंगर ने। किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। बेटा उसने कहा कि इंसुलिन जो है वो बुनियादी तौर पर मिलकर बनती है 51 अमाइनो एसिड से। कितने अमाइनो एसिड से, 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। और 51 अमाइनो एसिड जो होते हैं इनकी 2 चेन्स होती हैं। कितनी चेन्स होती हैं, 2 चेन्स। कितनी चेन्स होती हैं, 2 चेन्स। अब एक चेन जो होती है, एक चेन के अंदर पाए जाते हैं 21 अमाइनो एसिड और दूसरी चेन में पाए जाएंगे 30 अमाइनो एसिड। कितने पाए जाएंगे, 30 अमाइनो एसिड।
अब आपसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आंसर ठीक होना चाहिए। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, देखिए टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं इंसुलिन के अंदर? 51। कितने हैं? 51। आपने मुझे ये बताना है कि इंसुलिन के अंदर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन? आइए, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए इज 50, ऑप्शन बी इज 49, ऑप्शन सी इज 51, ऑप्शन डी इज 52। जल्दी से बताएंगे हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, और इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड है। आपने पेप्टाइड बॉन्ड बताना, जल्दी बताइए। 49 वाले कौन से? हैंड रेज करिए। यस अतिया। और 2 3 49 50 50 वाला कौन है? ओके 50 वाले काफी सारे हैं। लेट्स सी कितने होते हैं बेटा। 49 इज द राइट ऑप्शन। अब बताते हैं इसके रीजन क्या। देखिए हमने कहा था 51 अमाइनो एसिड के कितने चेन्स हैं? 2 चेन। अब देखो एक चेन में 21 अमाइनो एसिड है तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 20। और इसमें बेटा 30 है तो कितने होंगे? 29। 29 और 20 कितने हो गए? 49। कितने हो गए? 49। ये चीज आपने याद रखनी है, इसमें 49 पाई जाती है। समझ में आने की बात। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल जो है बेटा वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो एग्जांपल है बेटा एक प्रोटीन के बारे में जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एनीवन कैन टेल मी वेयर द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? हम बताएंगे आपको एक बार। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं पढ़ते, हमने बताया था उसको क्या पढ़ते हैं? रेड ब्लड कार्ड सेल। बेटा सेल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज जरूर है, लेकिन ड्राइव कहाँ से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से। हम लास्ट में आपको बता दिए थे, नेक्स्ट में बताया कि सेल इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज जरूर है, लेकिन ड्राइव कहाँ से हुआ है? लैटिनी जुबान से। और लैटिन वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? सेलुला से। कहाँ से ड्राइव हुआ है? सेलुला से ड्राइव हुआ है। और बेटा सेलुला का मतलब क्या होता है? सेलुला का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप। क्या मतलब होता है? स्मॉल ग्रुप। ये चीज आपने जरूर याद रखना है कि सेल इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज है, ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा? सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है? स्मॉल ग्रुप। और देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा बेटा इस तरह से आरबीसी के अंदर। रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या नाम देते हैं? आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते, उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? डोनेंस मेम्ब्रेन। याद रखिएगा। ये देखिए आरबीसी बना के दिखा रहे हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे? डोनेंस मेम्ब्रेन। बेटा आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है बॉडी का कौन सा वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? आपने कहना है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। लेकिन बेटा देखने की बात सुनिए, अगर मैं कहता हूँ बॉडी का कौन सा वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, दोनों, कोई भी नहीं। मैच्योर आरबीसी। तो आरबीसी की तरफ मत जाइएगा, स्टेटमेंट देख लेने का वो पूछ क्या है। देखिए जनरली तौर पर आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होगा तो उसमें 95% क्या आ जाएगी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? किस चीज़ को कैरी करना? ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन का रहता है। अब बेटा हीमोग्लोबिन को समझिए। हीमोग्लोबिन के अंदर कुल 574 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड हैं? 574 अमाइनो एसिड। इन 574 अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो बेटा इसमें 4 चेन्स पाई जाएगी। हाउ मेनी चेन्स इज प्रेजेंट? 4 चेन्स। 4 चेन्स होती है बेटा। 4 चेन्स आर प्रेजेंट। इनमें से 2 चेन्स होंगी 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन्स होंगी, 2 बीटा चेन्स पाई जाएंगे। अब बेटा अल्फा चेन की बात करें तो एक अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 141। एक बीटा चेन में कितने होंगे? 146। बेटा इसको काउंट करो नंबर को। एक चेन में 141, दूसरी में भी 141, तीसरी में 146, चौथी में भी 146। इन सबको काउंट करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 574 जो है बेटा वो आपके पास निकला है। काउंट करके देख लीजिए बेटा। 141 141 कितना आ गया? 282। और नीचे बेटा इसको काउंट करें कितना आएगा? 292। अब 292 282 को जरा काउंट कर लीजिए। अरे यहाँ पे देखो ना, इजी बताते हैं। देखो आ गया। चलो अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? हीमोग्लोबिन में पेप्टाइड बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? हरिओ ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन देते हैं आपको। लिखिए आपने पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर बता रहे हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 573,
ऑप्शन बी है 572, ऑप्शन सी है 574, ऑप्शन डी है 570, ऑप्शन ई है बेटा आपके पास 571, ऑप्शन ए है नन लगा लो, नन चल नन वाला भी 572. All you guys have got a wrong answer. It's a 570. How it is? Let's try to understand. देखिए, one chain is containing 141. So अगर एक chain के अंदर 141 है तो बेटा उसमें कितने परसेंट होंगे? 140. इसमें भी कितने होंगे? 140. इसमें कितने होंगे? 145. इसमें कितने होंगे? 145. कितने बॉन्ड कम किए मैंने? 4 बॉन्ड कम किए तो 574 है तो 4 को कम करो तो कितना आएगा? 570. समझ में बात? So you have to be advanced. आपको एडवांस करना है. So अगर मैं स्टेटमेंट में चेंज कर देता हूँ, देखो स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है. आधा आंसर उसमें है. मैं आप कहता हूँ हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड आर present in hemoglobin present in RBC, while 574 amino acid is present in each hemoglobin molecule present in RBC. That's right answer. आप राइट आंसर सिर्फ बताएंगे. भैया व्हाट इज द राइट आंसर इन दैट केस? व्हाट इज द राइट आंसर इन दैट केस? हाँ जी, कौन बोल रहा है? जल्दी से. अब यहाँ पर बेटा एक ही चीज है, सिंपल है, दैट इज द हीमोग्लोबिन. दो की बात की गई है, इस चीज को मत भूलिएगा. पढ़ते वक्त जहाँ पर पेपर में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ी चीजें स्किप हो जाती हैं, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है. तो बेटा 1140 कितने आ जाएंगे? 1140. तो 570 कितने हो गए? 1140 हो गए क्या? ज्यादा हो गए? 570 1140 is okay or not? It's okay, right? So that is the right answer. That is all about the primary structure of protein. Question number 1 on protein is that, मुझे बताइए कि हमारी बॉडी के अंदर या सेल की अगर बात करें तो सेल के अंदर कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कितनी तरह के अमाइनो एसिड जो हैं वो एक सेल के अंदर पाए जाते हैं? आपके पास कुछ ऑप्शन दे देते हैं. आपके पास ऑप्शन ए है 170 होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. ऑप्शन बी जो है आपके पास 25 होते हैं. ऑप्शन सी है आपके पास 20 टाइप के होते हैं. और ऑप्शन डी है आपके पास 500. तो बेटा कोई बच्चा आंसर बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 150 तो है नहीं यहाँ पर. हाँ जी, हाउ मेनी शुड बी प्रेजेंट? 170. तो 170 जो है वो पाए जाते हैं सेल में. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे सेल के अंदर जो 170 अमाइनो एसिड है, क्या ये सिर्फ प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं कि प्रोटीन के अलावा कोई और काम भी परफॉर्म करते हैं? हमारे सेल के अंदर 170 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं. अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं. तो क्वेश्चन ये है, क्या ये तमाम अमाइनो एसिड जो हैं ये सिर्फ प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं या इसके अलावा भी कोई काम परफॉर्म करते होंगे सेल के अंदर? डोंट वांट. तो आपने ये हरगिज़ नहीं कहना इसके अलावा परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये करते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, 170 अमाइनो एसिड में से हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स वाले होंगे वो अमाइनो एसिड वो कितने होंगे? 20. यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर इनडायरेक्टली तौर पर मैं पूछूं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि डीएनए जो है, एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए में कितने अमाइनो एसिड को कोड करने की क्षमता रहती है? दोबारा सुनिए गौर से. ये आ गया सेल का न्यूक्लियस. अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इस तरह से एसिड, जिसको आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज डीएनए. अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा ये है, आपने हमें ये बताना है कि सेल के डीएनए के अंदर कितनी तरह के अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट करने की इंफॉर्मेशन होती है. हरियर
अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आप सोचेंगे कि ये क्या बात की जा रही है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जाहिर सी बात है डीएनए है। अब आप लोगों ने पढ़ा कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस मैकेनिज्म को क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। क्या नाम दिया जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। अब ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। हमने आपको बताया था जब प्रोटीन राइबोसोम से बनकर निकलती है उसमें कितने अमीनो एसिड इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ 20। इसको कहते हैं प्रोटीनो अमीनो एसिड। क्या नाम देंगे? प्रोटीनो अमीनो एसिड। अब इसका मतलब बेटा ये हुआ कि डीएनए के पास कितने अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन होती है? सिर्फ और सिर्फ 20 के लिए। इज इट क्लियर? कि अगर 20 से ज्यादा की इंफॉर्मेशन होती तो यहाँ पर राइबोसोम तो 20 से ज्यादा अमीनो एसिड इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन वो 20 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, वो 20 ही इस्तेमाल करता है। इसका मतलब आपने ये चीज याद रखनी है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके बेटा आपसे पूछती है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ये क्या बात करती है उन्होंने। इज इट क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ, कितनी टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? 170 होते हैं। फिर हमने कहा कि सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं, आपने कहना नहीं, प्रोटीन भी बनाते हैं, प्रोटीन के अलावा और जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें यूरिया साइकिल की, हमारे सेल्स के अंदर ना इस बॉडी में ये यूरिया साइकिल हो रहा है। उस यूरिया साइकिल के अंदर कुछ अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑर्निथिन, जैसे कि एक अमीनो एसिड की बात करते हैं जैसे सिप्रुलाइन। अब ये ऑर्निथिन और सिप्रुलाइन जो है बेटा, ये असल में ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन तो नहीं बनाते, लेकिन किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? यूरिया साइकिल में। तो जिससे ये बात साबित होती है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मेन काम सिर्फ प्रोटीन बनाना ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा फिर और काम भी परफॉर्म करना होता है। इज इट क्लियर? आर यू ओके विद दिस कांसेप्ट? ओके। लास्ट में बेटा मैं आपको पढ़ा रहा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके दिए थे। उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि कोई भी प्रोटीन जो राइबोसोम से बनकर निकलती है, हर एक प्रोटीन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अगर पूछा जाए ना प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सभी प्रोटीन में रहता है, लेकिन बाद वाले स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। लास्ट टाइम हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा जरूर था, लेकिन एक चीज रह गई थी उसमें। आज पहले उसको कवर करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कल हमने बात की थी दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हीमोग्लोबिन के बारे में बात की थी ना हमारे बेटा। तो मुझे कोई बच्चा जल्दी से बता सकते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में? हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? गुड, वेरी गुड। 5, 7, 4। अब इन 5, 7, 4 अमीनो एसिड में से बेटा इसकी कितनी चेंज होती हैं? 4 चेंज होती हैं। 2 चेंज कौन सी होती हैं? अल्फा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 अल्फा चेन। 2 कौन सी होती हैं? अल्फा चेन। 2 होती हैं अल्फा चेन, 2 होती हैं बीटा चेन। बेटा 2 कौन सी होती हैं? बीटा। बेटा 2 कौन सी हैं? बीटा। काम नहीं करोगे तो तुम लोगों को पीटेंगे, समझ में आने बात? 2 अल्फा चेन, 2 बीटा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बीटा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड हैं? कितने होते हैं? 140। और अल्फा में 141। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें आज क्या पढ़ना है? हमें एक डिजीज के बारे में पढ़ना है। अब उस डिजीज का नाम क्या है? कल हम बताए थे कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया थे? डोनेंस मेम्ब्रेन। शाबाश, क्या नाम दिया था? डोनेंस मेम्ब्रेन। अब देखिए बेटा, अगर मैं नॉर्मल आरबीसी की बात करता हूँ, नॉर्मल आरबीसी ना आपको कैसे लगेगा यार? देखो एक छल्ला देखो, रिंग। तो रिंग पता क्या होता है? आपने देखा होगा वो इस तरह से सेंटर से गोल होता है। क्या होता है? सेंटर से गोल, है ना? सेंटर से गोल होता है। इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये किनारे जो है, ये देखिए किनारों से ठीक है, दरमियान से खाली है। किनारों से ठीक है और दरमियान से क्या है? खाली होता है। ये आपके पास एक आ गया नॉर्मल आरबीसी। क्या आ गया? नॉर्मल आरबीसी। अगर मैं इस आरबीसी को यहाँ से काटता हूँ तो ये आरबीसी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये कुछ ये ऐसा, ये देखिए डंबल शेप के अंदर कैसे देखने को मिल रहा है आपको? ये देखिए, ये आरबीसी को दरमियान से काटा हमने। ये पूरा आरबीसी, इसको मैंने दरमियान से काटा, इसको मैंने दरमियान से काटा। मुझे पता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, आई नो वेरी वेल। आई सेड जब वीक होती है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सही है, आगे कर लो। हम असल में देखते हैं यहाँ पे बैक साइड में स्टूडेंट्स को बैठा देखते हैं ना, जैसे इधर बैठे ज्वेरिया बैठे हैं, इसको देखते हैं, ठीक है?
अब इसको लग रहा है पता नहीं सब क्या देखने जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में इसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा है ना। अब इसको गौर से देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रही है, पीछे बैठ जाती है एंड पे जाके, और आगे वाले बच्चे बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं हमें, सही है। पीछे की तरफ जो बैठ जाते हैं ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलो इधर देखो, अब ये चीज समझ में आई कैसे हमने निकाल लिया है। तो बेटा ये एक रेड ब्लड कार्ड होता है ऐसा गोल सा, ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हैं हम उसको, तो हमने उसको इस तरह से काट दिया। तो बिस्किट भी तो आते हैं ना गोल शेप के अंदर दरमियान से, है ना, सेम टू सेम आरबीसी ऐसा होता है ना। अब होता क्या है असल में, आपने एक चीज याद रखनी है, इस आरबीसी का काम होता है किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को। जो ट्रांसपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो बेटा इस आरबीसी की होती है। ये है हमारे पास नॉर्मल आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसल, नॉर्मल रेड ब्लड कार्पसल, नॉर्मल रेड ब्लड कार्पसल जो है ये है बेटा। अब अगली बात समझिएगा, अगली बात हमारे पास क्या है, समटाइम पता क्या होता है, ये आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन को लेके नहीं जा सकता, इसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। जब आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उस बीमारी को हम क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम दिया जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम देंगे, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब बेटा सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है, ठीक है, इसके अगली कहानी में सुन लीजिए। आपकी बुक में यहाँ तक बात खत्म की गई है, लेकिन मैं आपको पूरी बता देता हूँ। देखिए हीमोग्लोबिन के केस में जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पे मान लीजिए ये मेरे पास है बीटा चेन। ये कौन सी चेन है, एक बीटा चेन है। इसके ऊपर 2 अल्फा चेन, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये अल्फा चेन है, ये भी अल्फा चेन है, ये आगे बीटा चेन, ठीक है। 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन है ना। तो बेटा बीटा चेन में ये आगे पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 और पोजीशन 6। पोजीशन 6 पर एक अमाइनो एसिड था, उस अमाइनो एसिड का नाम था ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम था, ग्लूटामिक एसिड। बेटा पोजीशन नंबर 6 पर जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है, और वो रिप्लेस किसके साथ हो जाता है, विनाइन के साथ। देखिए बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आरबीसी एंड सिकल सेल आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी में 574 में से 574 अमाइनो एसिड बिल्कुल ठीक होते हैं। सिकल सेल आरबीसी के अंदर 574 में से 573 बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितने अमाइनो एसिड खराब हुए, एक के अंदर एरर आ चुका है। और वो एरर कौन सा है, एरर में ये हुआ है कि एक अमाइनो एसिड जो कि पोजीशन 6 पे कौन सा आना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे आ कौन गया, तो एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब वो अपना काम नहीं करेगा सही से, इज इट क्लियर। तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कितनी अहमियत के हामिल है। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर 2 चीज़ों के बारे में बता रहे थे, सीक्वेंस के बारे में और नंबर के बारे में। तो देखिए सीक्वेंस में से सिर्फ एक सीक्वेंस खराब हुई है, और एक सीक्वेंस के खराब होने से सारी चीज़ें ही खराब हुई। इज इट क्लियर। अब बेटा अगर कोई बच्चा इसके बारे में मजीद क्वेश्चन करना चाहे कि सर ग्लूटामिक एसिड विनाइन के साथ चेंज क्यों हुआ, क्या रीज़न है, वो भी बता सकते हैं। वो रीज़न ये है, देखिए राइबोसोम में प्रोटीन को बनाना है, और राइबोसोम प्रोटीन को तभी बनाएगा जब वो किसको अटैच करवाएगा, अमाइनो एसिड को। अब अमाइनो एसिड को रैंडमली अटैच नहीं करवाएगा, अमाइनो एसिड को अटैच करवाने के लिए इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आएगी, आरएनए की फॉर्म में। और आरएनए कहाँ से बनेगा, असल में पता क्या होता है, डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होती है, और सीक्वेंस का नाम होता है बेटा CTC। कौन सी सीक्वेंस होती है, CTC। अब देखें जब ये CTC से आरएनए बनेगा तो साइटोसिन का ऑपोजिट कौन सी आएगी, साइटोसिन, ग्वानिन, थायामीन, एडेनिन, और इधर क्या आएगी, ग्वानिन। अब देखें नॉर्मली तौर पर जब नॉर्मल आरबीसी बनता है उस वक्त ये वाली सीक्वेंस पाई जाती है डीएनए के ऊपर, और ये वाली सीक्वेंस किस पे आती है, आरएनए के ऊपर। जब ये वाली सीक्वेंस आरएनए के ऊपर आएगी तो इस सीक्वेंस से जो अमाइनो एसिड आएगा उसका नाम क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन सम टाइम डीएनए में गलती हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन के कारण CTC की जो जगह है वो रिप्लेस हो जाती है। CTC की जगह क्या हो जाती है, रिप्लेस, सही है। अब जब इसकी जगह जो है वो रिप्लेस होगी तो रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, T की जगह पे सिर्फ A आ जाएगा, T की जगह पे क्या आ जाएगा, A। जब T की जगह पे A आ जाएगा तो यहाँ पे नीचे बनाइए जरा, C के ऑपोजिट
ए के ऑपोजिट गलत, गलत हो गया। आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता, आरएनए के अंदर थायामीन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन किसमें होती है? डीएनए में। आरएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? यूरासिल। तो बेटा एडेनिन का ऑपोजिट क्या आएगा? यूरासिल। और फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? गुआनिन। जब GUG आ जाएगा तो ये किस अमीनो एसिड को डिटरमाइन करेगा? विनाइल को। समझ नहीं पा रहा गलती कहाँ से हुई थी? तो गलती हुई डीएनए में, वही गलती आई आरएनए में। उसी गलती की वजह से आगे ग्लूटामिक एसिड किसके साथ चेंज हो गया? विनाइल के साथ। जब वो एक अमीनो एसिड चेंज हुआ, आरबीसी ने अपना काम करना छोड़ दिया। काम करता ऑक्सीजन को अब वो नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा तो उस बीमारी को क्या नाम देंगे? सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है बेटा, ये ब्लॉकेज का बायस बनता है। ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स। बेटा जो ब्लड वेसल्स होती है ना छोटे छोटे, उनके अंदर जो ब्लॉकेज का काम करता है बेटा, जो बायस बनेगा वो सिकल सेल एनीमिया होता है। इज इट क्लियर? तो बेटा आपकी अपनी चॉइस है, आप इस चीज़ को यहाँ तक महसूस कर सकते हैं कि भाई एक अमीनो एसिड चेंज हुआ जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर अगर आप इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कैसे हुआ वो भी मैंने आपको सारा बताया। इसे क्लियर ना? अब हम बेटा चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। आगे वाला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है एंड दैट्स नेम इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या नेम है इसका बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको ये कहूँगा प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? गलत, गलत। दोबारा से क्वेश्चन ही नहीं आपने सुना मेरा। मैंने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ना प्रोटीन का, जो सभी प्रोटीन में होता है जब वो बनती हैं, प्रीपरेटरी फेज में होती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा वो बांड होता है जो उसको स्टेबल रखता है? गलत, कभी भी नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड हो ही नहीं सकता। पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये गलती मत करिएगा। लेकिन जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेटा जो बॉन्ड इंक्लूड होगा नया बॉन्ड वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो आपका होगा सेकेंडरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहली बात, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछूं, मान लीजिए मेरे पास प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, उसमें दो तरह के बॉन्ड है, एक तो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो ब्रेक कर देता हूँ तो मुझे बताएं कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का? देखिए गौर से सुनिए, मेरे पास एक प्रोटीन है, उसमें दो तरह के बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर बचेगा? समझ आ गया? तो सिंपल अल्फाज में देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्राइमरी नहीं होता है ना, तो इनडायरेक्टली तौर पे मैंने इस बार पूछ लिया, आपने फिर भी प्राइमरी ही बोलना है। समझ आ गया? तो देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बेटा ये कैसे बनता है? आपने कहना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा बाय फोल्डिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जो लीनियर चेंज होती हैं उनकी फोल्डिंग से बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा कि दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक का बेटा होता है नाम अल्फा हेलिक्स, एक का नाम होता है बीटा प्लेटेड शीट। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है बेटा वो अल्फा हेलिक्स की होती है। उसका एक वजह है वो हम बता देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोमिनेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है तो क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोमिनेंट बॉन्डिंग कौन सी है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी है? पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए बेटा अल्फा हेलिक्स किस फॉर्म के अंदर होती है? देखिए आपने डीएनए को पढ़ा है कि नहीं? हेलिक्स की फॉर्म के अंदर है ना। तो अल्फा हेलिक्स जो है बेटा वो इस फॉर्म के अंदर होती है, ये ऐसा, दैट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स है। अब देखिए प्रोटीन का एक लीनियर स्ट्रक्चर ये वाला आ गया है ना, एक लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये वाला है, ये नीचे से। तो दो लीनियर चेन जब आपस में क्या कर गई? फोल्ड कर गई। उनकी फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का, उसको क्या नाम देंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है? अल्फा हेलिक्स की फॉर्म के अंदर। अब देखिए बेटा यहाँ पर भी अमाइनो एसिड है, इधर भी अमाइनो एसिड है, इधर भी अमाइनो एसिड है, सारे अमाइनो एसिड इस तरह से। लेकिन मैं एक साइड पे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। गौर से देखिए अब अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के दरमियान में ये कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड।
लेकिन दो चेन्स के दरमियान बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे इसको क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आई बात? अगर मैं एक हेलिक्स को ले लेता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मैंने एक हेलिक्स को ले लिया तो एक हेलिक्स का अगर मैं पूछूं हाउ मेनी अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन वन हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? आपने कहना सर 3.6 अमाइनो एसिड। कितने होते हैं? अब यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को नजर आता है इतना, समझ में आ रही बात? अच्छा क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे पास है प्रोटीन, उस प्रोटीन के अंदर 100 हेलिक्स मौजूद हैं। A protein having 100 helix in its structure। उसके स्ट्रक्चर में कितने हेलिक्स हैं? 100 हेलिक्स। How many amino acid is present there? How many amino acid are present in this structure? तो आप देखिए आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन ए है बेटा मेरे पास 0.36, ऑप्शन बी है मेरे पास 360, ऑप्शन सी है एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और ऑप्शन डी जो है वो आपने कहना है both chains have equal one। तो बताइए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट साइड है, राइट साइड से शुरू करेंगे। यस बेटा, एक प्रोटीन है जिसके अंदर बेटा 100 हेलिक्स हैं, 100 हेलिक्स। तो बताइए उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे? जिसको पता है वो हैंड रेज कर सकता है। 316 गुड वन। कितने होंगे? 360। कितने होंगे? 360। आपने कैसे निकाला? एक हेलिक्स में 3.6 है, 100 हेलिक्स होंगे, कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से, तो कितना आ जाएगा? 360। कितने आ गए? अच्छा सुनिए अगर आप अगले क्वेश्चन, मेरे पास है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन में 100 और 1000 अमाइनो एसिड है। कितने अमाइनो एसिड है? 1000 अमाइनो एसिड है। बताइए इसमें 1000 अमाइनो एसिड है तो इसमें हेलिक्स कितने होंगे? अब आपको करना क्या है? देखिए 1000 अमाइनो एसिड है, बताइए हेलिक्स कितने हैं? आपने चुपचाप निकाले थे, कैसे कोई निकालेगा? हाँ जी। तो अब आपने इसको करना क्या? 3.6 से क्या कर देंगे? डिवाइड। जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हेलिक्स का जो नंबर है बेटा वो आ जाएगा। इसीलिए तो बेटा हेलिक्स को इंपोर्टेंस इसलिए हासिल है क्योंकि हेलिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं उनको काउंट किया जा सकता है, इसी वजह से। इज इट क्लियर? तो बेटा ये आती है अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट कैसे नजर आती है? बीटा प्लेट शीट आपको इस तरह से नजर आती है। देखिए ये बेटा आती है एक शीट, इसके ऊपर ये आती है एक और शीट, इसके ऊपर ये आती है एक और शीट। अब इस तरह की जो शीट होगी इसको क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ बीटा प्लेटेड शीट। क्या नाम दिया जाएगा? बीटा प्लेटेड शीट का नाम देंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीज याद रखनी है आपने। इसको हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स और इसको नेक्स्ट वन को क्या नाम देंगे? बीटा प्लेटेड शीट का नाम देंगे। बेटा यहाँ तक फिर लेक्चर जो है वो समाप्त करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और क्वेश्चन है यहाँ तक कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कल हम लास्ट टाइम आपको पढ़ा रहे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। वहाँ पर एक आखिरी पॉइंट याद रखें, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की प्रोटीन के अंदर कॉमन पाया जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर पूछा जाए तो आपने कहना है कि जितनी भी बॉडी के अंदर फाइब्रस प्रोटीन होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है बेटा वो कौन सी प्रोटीन में पाई जाती है? फाइब्रस प्रोटीन। व्हाट इज फाइब्रस प्रोटीन? बेटा फाइब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन को कहते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए जैसे हमारे नेल्स की बात करें, हेयर्स की बात कर लेते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन होगी? फाइब्रस प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होगी बेटा? फाइब्रस प्रोटीन। तो बेटा यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इस तरह से फाइब्रस प्रोटीन, इस फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बाकी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। बेटा अब हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर वो कौन सा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? सबसे पहले हम इसके बॉन्ड्स को समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई पहले आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन उसमें फोल्डिंग्स होगी, कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होगी, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा।
बेटा जब भी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 2 से 3 तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो बॉन्ड बेटा आपको देखने को मिलेंगे उसको आप नाम देंगे आयनिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे? आयनिक बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड। सेकंड नंबर पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा इसके अंदर पाए जाते हैं। और साथ में बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये 3 तरह के बेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेट्स सी दोबारा से देखते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब हमने बात की थी, हमने कहा था उसको स्टेबल कौन से बॉन्ड रखे हुए थे? पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से आ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन से आ गए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो बेटा डाइसल्फाइड ब्रिजेस को समझ लीजिए। देखिए मान लें हमारे पास है एक इस तरह से अमीनो एसिड की चेन ऊपर की तरफ, एक अमीनो एसिड की चेन यहाँ पे नीचे की तरफ है। अब ऊपर की तरफ एक खास किस्म का अमीनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टीन। क्या मौजूद है? सिस्टीन। नीचे की तरफ भी क्या मौजूद है बेटा? सिस्टाइन मौजूद है। समझ में आ गया? सिस्टाइन। अब ये जो अमीनो एसिड होता है ना, इस अमीनो एसिड के अंदर बेटा हमें क्या देखने को मिलेगा? सल्फर। इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा? सल्फर। अब यहाँ पर भी सल्फर मौजूद है, यहाँ पर भी सल्फर मौजूद है, और 2 सल्फर के दरमियान वाला जो बॉन्ड होगा उसको आप क्या नाम देंगे? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्या नाम देंगे? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इज इट क्लियर? समझ में आई बात कैसे हमने बात की? तो बेटा डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो इस तरह से बनते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज भी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने बॉन्ड को देखने के टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर की एक और खूबी भी है। वो खूबी क्या होती है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जब ये देखें ना बेटा, एक सिंपल समझाते हैं आपको। देखें ये मेरे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर, सीधा, सही है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेरे पास कौन सा है? ये देखिए, ये मेरे पास अल्फा हेलिक्स पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये मेरे पास बेटा क्या चीज आ गई? बीटा प्लेटेड शीट। ये मेरे पास दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा उसको आप नाम देंगे। इसमें थोड़ा ना ये यूं लग रहा होगा आपको, है ना? हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब ये बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा तो ये आपके पास ऐसे बनेगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये आपने याद रखना है, दिस वन इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से बेटा बनेगा। अब इसकी एक और खूबी भी है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। जैसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, पता क्या होगा? जो हाइड्रो, यहाँ पर एक और चीज आपने याद रखनी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होते हैं। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, यहाँ पर बुक के अंदर आप एक लफ्ज पढ़ेंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शंस के बारे में। अब ये क्या होता है? देखिए, जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो बेटा प्रोटीन के वो अमीनो एसिड जो पानी से दूर भागते हैं, ये देखिए वो अमीनो एसिड जो पानी से दूर भागते हैं, पानी से दूर भागने वाले को क्या नाम देंगे? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होंगे बेटा वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो होंगे बेटा वो किधर चले जाएंगे? बाहर की जाने चले जाएंगे। समझ में आने बात? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि जो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होंगे वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, सही है, और जो हाइड्रोफोबिक होंगे बेटा वो कहाँ पर चले जाएंगे? सेंटर की तरफ आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप नाम देंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन? इंसान के बारे में पढ़ा है कि नहीं आपने? इंसान का ग्लोबुलर प्रोटीन। तो गोल शेप की जो प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती है, उनके अंदर बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बेटा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन में पाया जाता है। लेकिन दोबारा से गौर से एमसीक्यूज के लिए, क्या सभी ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है? नहीं, कुछ प्रोटीन में टर्शियरी होता है, कुछ में क्वार्टरनरी भी होता है। समझ में आई बात? तो ग्लोबुलर प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ टर्शियरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके अंदर क्वार्टरनरी भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये आपने कंफ्यूजन क्लियर रखनी है आपको। अगर आपसे पूछे, मान लो मेरे पास है एक प्रोटीन, मैं कहता हूँ कि उस प्रोटीन के अंदर मैंने डाइसल्फाइड ब्रिजेस और आयनिक बॉन्ड जो है ये ब्रेक करनी है, तो बेटा उसके अंदर वो जो
टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा वो किस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी में। और अगर बेटा मैं ये वाले बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ दूं फिर वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्राइमरी के अंदर। समझ में आ गई बात। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लस आयनिक बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड टर्शियरी। और टर्शियरी में मैंने कहा कि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होंगे अमीनो एसिड और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ हो जाएंगे। अब देखिए अब हमें पढ़ना है आखिरी स्ट्रक्चर। आखिरी स्ट्रक्चर है हमारे पास क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्वाaternary स्ट्रक्चर, अगर हम क्वाaternary स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्वाaternary स्ट्रक्चर के बारे में आपने क्या याद रखना है बच्चे, आपने ये याद रखना है कि जब टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, क्वाaternary स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको एक जनरल डायग्राम बना के दे रहा हूं, बेटा ये मैंने डायग्राम क्यों बना के दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे आसान डायग्राम है। देखिए ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर था, जब और भी टर्शियरी स्ट्रक्चर इसी तरह के मिलेंगे तो फिर मिलने से क्वाaternary स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए दिस वन इज अ क्वाaternary स्ट्रक्चर। प्राइमरी के ऊपर क्या सोचा है मैंने, सेकेंडरी, तो क्या बन गया टर्शियरी। और जब टर्शियरी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग थी तो क्या बन गई, इज इट क्लियर। कितना टाइम लगेगा इस डायग्राम को बनाने के लिए, 1 मिनट में बन जाएगी। तो टाइम कम वक्त में ज्यादा पैसों की वसूली, कौन सा डायग्राम, सिंपल डायग्राम। समझ आ गई बात। या फिर बुक के अंदर एक और भी बनाई गई है इस तरह से, ऐसे कुछ किया हुआ है। हम ये वाली बनाना चाहें आपको भी, आपको मना नहीं करेंगे, भगवान आप ये भी बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए दैट इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। बेटा जब क्वाaternary स्ट्रक्चर बनना है ना तो ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर इस साइड के ऊपर क्या आएगा, एक दूसरा इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर इसी तरह से यहाँ पर एक तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसी तरह से यहाँ पर एक चौथा टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, क्वाaternary स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, एक ही मिस्टेक हो सकती है, पता क्या, जब टर्शियरी पढ़े थे तो हाइड्रोफोबिक कहाँ से चले गए थे, अमीनो एसिड सेंटर में पानी से दूर, हाइड्रोफिलिक कहाँ से चले गए थे। लेकिन जैसे ही क्वाaternary बनेगा ना, पता क्या होगा, इसका हाइड्रोफोबिक, ये देखिए इसका हाइड्रोफोबिक ये एंड जो होगा बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में, इसका हाइड्रोफोबिक भी दरमियान में आ जाएगा, इसका भी दरमियान में आ जाएगा, इसका भी दरमियान में आ जाएगा। यानी कि ऐसा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊं तो बेटा ये देखें, ये एक का हाइड्रोफोबिक एंड, ये दूसरे का हाइड्रोफोबिक, ये तीसरे का हाइड्रोफोबिक, ये चौथे का हाइड्रोफोबिक, और ये इसके बीच आ गया हाइड्रोफिलिक। समझ में आ रही है बात। तो बेटा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब टर्शियरी से क्वाaternary स्ट्रक्चर बनेगा उसके दौरान हर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो हाइड्रो कौन सा एंड होगा, फोबिक एंड होगा बेटा, वो कहाँ पर आ जाएंगे, एक दूसरे के हाइड्रोफोबिक एंड के सामने की तरफ आ जाएंगे, और हाइड्रोफिलिक कहाँ पर चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। समझ आ गई बात। यहाँ पे देखो, हाँ जी रिपीट कर देते हैं, इधर देखिए बेटा ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाaternary स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वाaternary। इसमें ये वाला टर्शियरी है, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी। मैंने कहा कि जब अकेला टर्शियरी है तो वो ऐसा होगा, सेंटर में हाइड्रोफोबिक, बाहर हाइड्रोफिलिक। जब बहुत सारे टर्शियरी मिलेंगे तो पता क्या करेंगे, टर्शियरी ये अपने हाइड्रोफोबिक जो होंगे, जो पानी से दूर भागते हैं, उनको एक दूसरे के करीब ले आएंगे, बिल्कुल दरमियान में, सही है, और हाइड्रोफिलिक को बाहर की तरफ फैलाएंगे। ये इंटरेक्शन आपसे समझ आ गया, इंटरेक्शन। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं, किसमें, किस स्ट्रक्चर में, क्वाaternary में। लेकिन हाइड्रोफोबिक सेंटर में किसमें पाए जाएंगे, इसमें भी सेंटर में है, लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी ऐड कर रहे हैं, सेंटर में होने के साथ साथ एक दूसरे के सामने है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटर में है, सामने नहीं है। इज इट क्लियर। अब यहाँ तक बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कंप्लीट हो गया है। आखिरी एक पॉइंट है, मोस्टली प्रोटीन के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है उनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, क्वाaternary स्ट्रक्चर। बेटा इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, आपने सिंपल करते जा रहे हैं। आपने कहना है क्वाaternary स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बाय द कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग, बाय द कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग्स एंड
क्वाaternary structure, that's it. समझदारी बात। इसी तरह से टर्शियरी के बारे में कैसे लिखूंगा मैं? By the folding of secondary structure and primary structure from the tertiary structure। समझ आ गया? तो यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। If you have any sort of question, you can ask right now.